हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं जैविक प्रक्रिया क्या होती है और उसके बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। ओके। जैव प्रक्रम क्या है? कोशिकाएं जीवन का आधार हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बनी हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अंग जीवों के लिए विशेष कार्य करते हैं, जैसे दांत का एक कार्य भोजन को चबाना, आंख का कार्य देखना आदि। कुल मिलाकर जीवन का शरीर एक सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर कार्य करती है एवं एक जीव को जीवित रखती है। समय, वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह संरचना विघटित होती रहती है, जिसके मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों में कई प्रक्रम होते हैं जो शरीर संरचना का अनुरक्षण करते हैं। डिफिनीशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। अतः वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ये प्रक्रम हैं पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। अब हम लोग देखते हैं पोषण क्या है। न्यूट्रिशन जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उनका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम या पोषण कहते हैं। जीवों को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यथा जब एक जीव चल या दौड़ रहा होता है या कोई भी अन्य कार्य करता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक जब एक जीव कोई कार्य नहीं कर रहा होता है तब भी शरीर की क्रियाओं के क्रम के अनुरक्षण तथा अर्थात बनाए रखने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता ऊर्जा एवं जीव पोषण से प्राप्त करता है। सभी सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे वे भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। ऐसे जीव को स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी अर्थात खुद से भोजन प्राप्त करना, खुद से भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। अंग्रेजी में ऐसे जीवों को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इस अंग्रेजी के शब्द ऑटो का अर्थ है खुद तथा ट्रॉप्स का अर्थ है पोषण अर्थात खुद से पोषण प्राप्त करने वाले या करना। दूसरे जीव जंतु यथा मनुष्य, गाय तथा अन्य जानवर जिनकी संरचना अधिक जटिल है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जटिल पदार्थ का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इस जटिल पदार्थों को जीव के रक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त होने के लिए सरल पदार्थ में खंडित किया जाना अनिवार्य है। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उपक्रम का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। अतः जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के तरीकों में विभिन्नता के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे तथा कुछ अन्य जीव खुद भोजन बनाकर स्वपोषण प्राप्त करते हैं, अतः ये जीव स्वपोषी पोषण प्राप्त करने वाले होते हैं। इन्हें स्वपोषी या स्वपोषित जीव कहा जाता है। अन्य जंतु इस स्वपोषी जीव पर भोजन तथा पोषण के लिए निर्भर होते हैं। स्वपोषी जीव पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा तथा कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा करते हैं। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करता है के रूप में परिवर्तित कर संचित कर लेता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों फोटो तथा सिंथेसिस को मिलाकर बना है। इसमें फोटो का अर्थ प्रकाश तथा सिंथेसिस का अर्थ है बनना।
होता है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनना या बनने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। ये आप लोग देख सकते हैं, एक पत्ते की संरचना दिखाई गई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। हरे पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियां इसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखाई देती हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक कहा जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होती है। हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। पेड़ तथा पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित कर देती है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन रंध्र के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन रंध्र छिद्रों के अलावे तने, जड़, पत्तियों की सतह से भी होता है। आप इसका चित्र देख सकते हैं। चूंकि पेड़ पौधों के इन रंध्र छिद्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है, तब जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब ये रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वारा कोशिका का एक कार्य है। जब जल अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, तथा जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। छिद्र के बंद हो जाने की स्थिति में पेड़ पौधे से जल की हानि नहीं होती है। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित होता है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नांत रासायनिक प्रक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और 12 एटम H2O के सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और जल प्राप्त होता है। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मरुभूमि में उगने वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का क्रम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी पौधों में इस दिए गए क्रम में ही एक के बाद एक नहीं होती। मरुभूमि में उगने वाले पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। फिर दिन में सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर उस मध्यस्थ उत्पाद से ग्लूकोज बनाते हैं। पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे जल के साथ साथ अन्य कच्ची सामग्री तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, जो कि एक आवश्यक तत्व है, का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य आवश्यक यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में प्राप्त किया जाता है। वे अकार्बनिक पदार्थ हैं
जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। विषमपोषी या विषमपोषी पोषण, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह विषम पोषण कहलाते हैं, तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों हेट्रो तथा ट्रॉप्स के मेल से बना है। हेट्रो का अर्थ होता है दूसरा या अन्य तथा ट्रॉप्स का अर्थ होता है पोषण, अर्थात दूसरे या अन्य से पोषण। अतः वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं हेट्रोट्रॉप्स या विषमपोषी कहलाते हैं। पोषण की विधि भोजन के स्वरूप तथा उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। साथ ही पोषण प्राप्त करने के तरीके जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। सारे जीव भोजन की उपलब्धता तथा रहने के स्थान के अनुरूप ही विकसित हुए हैं। कुछ जीव प्राप्त भोजन को ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के अंदर पाचन के द्वारा विघटित करते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बाघ, शेर, कौवा इत्यादि। जबकि कुछ जीव भोजन को शरीर के बाहर ही विघटित कर उसका अवशोषण करते हैं, यथा फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि। कुछ जीव भोजन को पूरी तरह अंतर्ग्रहित कर लेते हैं, अर्थात खा लेते हैं, जैसे कि मनुष्य, बाघ, गाय, शेर, चिड़िया आदि। जबकि कुछ जीव अन्य जीवों को बिना मारे ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जोंक, जू, फीता कृमि, अमरबेल आदि। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? विभिन्न जीव के भोजन तथा भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि में अंतर होने के कारण उसमें पाचन तंत्र भी भिन्न है। जैसे एक कोश की जीव भोजन को शरीर के संपूर्ण सतह से लेता है। अमीबा एक कोश की जीव का एक उदाहरण है तथा अन्य जटिल जीव भोजन को खाने की प्रक्रिया द्वारा शरीर के अंदर कर लेते हैं, जहां उनका पाचन होकर विघटित होता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा, कौवा आदि जटिल जीव के उदाहरण हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोश की जीव है। अमीबा के कोशिकी सतह पर अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्धन होते हैं। अमीबा इन अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रवर्धन के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं, जो संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इन खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपचय पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकासित कर दिया जाता है। अब देख सकते हैं कि अमीबा में भोजन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है। इसके द्वारा भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण कर किया जाता है। भोजन की इस स्थान तक सीलिया की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढक देता है। मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। आहार नली मुंह से एनस तक विस्तृत एक लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। आहार नली तथा भोजन का पाचन। आहार नली को कार्य के अनुरूप मुख्यतः निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जा सकता है। मुंह, ग्रास नली, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और एनस। आप देख सकते हैं कि मानव शरीर के पाचन प्रक्रिया को दिखाया गया है।
सेल्वरी ग्लैंड, टंग, इपिग्लॉटिस, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, डोडेनम, पेनक्रियाज, इलम, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, केकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। मानव पाचन तंत्र। मुंह। मुंह आहार नली का मुख्य द्वार है। मुंह को बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहा जाता है। मनुष्य भोजन मुख से ही प्राप्त करता है तथा भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह के निम्नांकित भाग हैं। दांत। दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। दांत को भोजन को काटकर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तत्पश्चात उसे पीसकर महीन बना देता है। भोजन चबाने के अलावा दांत बोलने में हमारी मदद करता है तथा हमारे चेहरे को सुंदर बनाता है। सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड एक प्रकार की ग्रंथि है जो मुंह में होता है। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे लाराशय या सैलिवरी जूस कहते हैं। लाराशय एक प्रकार का एंजाइम होता है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जटिल भोजन को साधारण घटक में विघटित करने का कार्य करता है। आहार नाल का लाइनिंग काफी कोमल होती है, अतः भोजन को निगलने से पूर्व महीन टुकड़ों में पीसने के अतिरिक्त उसे गीला करना भी आवश्यक होता है ताकि आहार नाल के स्तर को कोई हानि न पहुंचे। लार ग्रंथि से निकलने वाला लाराशय भोजन को चबाने के क्रम में उसमें मिलकर भोजन को गीला कर देता है। लाराशय भोजन के पाचन में भी मदद करता है, अतः लाराशय मिलने के कारण भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जीभ। जीभ पत्ते के आकार का एक मांसपेशी है जो मुंह में अवस्थित होता है। भोजन को चबाने के क्रम में जीभ को भोजन को चलाने तथा उसमें लाराशय मिलाने का कार्य करता है। चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की ओर ढकेलता है। जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो हमें भोजन का स्वाद बतलाती हैं। इन्हीं ग्रंथियों के सहयोग से हम भोजन का स्वाद प्राप्त करते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त जीभ बोलने में हमें सक्षम बनाती है। ग्रसिका। ग्रसिका मांसपेशियों से बनी एक लंबी नली होती है। ग्रसिका ओसोफेगस मुंह से आमाशय को जोड़ती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उनके सही ढंग से पचने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए आवश्यक है। आहार नली के स्तर में पेशियां मोकुलेस होती हैं जो नियमित तथा निरंतर फैलकर तथा सिकुड़कर कॉन्ट्रैक्टिमेटिकली भोजन को आगे बढ़ाती हैं। इस गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं जो पूरी भोजन नली में होती है तथा भोजन को लगातार आहार नली में आगे बढ़ाती रहती है। मुंह से भोजन ग्रसिका ओसोफेगस के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका में किसी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती है। आमाशय। स्टमक। आमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है। आमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेषा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेषा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है।
क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडली इंटेंसिव कोलिनिंग होने के कारण यह सहत स्थान कॉम्पैक्ट स्पेस में अवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य के क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 6 मीटर 20 फीट होती है। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अमाशय से श्रावण प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, अतः अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इसका कार्य करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी कोशिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयिक रक्त का स्रावण करता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इस इम्लसीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतक के निर्माण व पुराने ऊतक की मरम्मत में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, बिना पचा भोजन क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन से बृहद लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में भेजा दिया जाता है, जहां अधिसंख्या दीर्घरोम मोरविल्ली इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है। यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है और कब्जियत की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। एनस, बृहदांत में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ एनस द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वेस्ट मटेरियल का एग्जिस्ट एनस अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट भाग को हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।